अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयदा सुरैया फ़ातिमा और मैं आज आपको चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम, उसकी इकॉनमी और उसके जियोपॉलिटिक्स के बारे में बताऊंगी। ये टॉपिक मेरे लिए भी काफ़ी न्यू है। आई एम अ लर्नर ऑफ़ इट, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको इन सारी चीज़ों की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, जैसे कि मुझे हुई है वाइल रिसर्चिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक नॉलेज अबाउट चाइना। चाइना का जो ऑफिशियल नेम है वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि कंट्री है ईस्ट एशिया में। इसके अलावा चाइना जो है वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है आफ्टर इंडिया, और वो चाइना थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू इट्स लैंड एरिया दुनिया की। चाइना के 14 नेबर्स हैं और उसके 22 प्रोविंसेस होंगे हैं 22 प्रोविंसेस हैं, 5 ऑटोनोमस रीजन्स, 4 म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड 2 सेमी ऑटोनोमस स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं। इसके अलावा चाइना का जो कैपिटल है उसका नाम है बीजिंग, और शंघाई उसकी ऐसी सिटी है जो कि एज़ इम्पॉर्टेंट है जितनी बीजिंग इम्पॉर्टेंट है। शंघाई इज़ द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ चाइना। सो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ चाइना। चाइना की करेंसी का नाम है युआन। अब हम चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ जाएंगे। उससे पहले हमें थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बता दूं चाइना की, कि 1900s में 2 रेवोल्यूशंस हुई थी। एक 1911 में हुई थी और एक 1928 में हुई थी, और ये रेवोल्यूशंस हुई थी फ्यूडल्स और किंग्स के खिलाफ। 2 रेवोल्यूशंस थी, ये सीसीपी ने करवाई थी। सीसीपी है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके लीडर थे माओ जेडोंग, और माओ जेडोंग ही वही थे जिनका मैंने आपको पहले बताया था कि वो चाइना के फाउंडर भी हैं। ये सीसीपी ने फिर इनके साथ फ्यूडल्स और एम्पीरी के नाम है मोनार्की के खिलाफ ये खड़ी हुई थी और ये जीत भी गई थी, और 1949 में इसी ने ही मॉडर्न चाइना को कायम किया था। लेकिन आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ चाइना इतनी जल्दी सक्सेसफुल नहीं हुआ था, जिसकी वजह से सीसीपी ने कल्चरल रेवोल्यूशन लेकर आया था, जो कि 1966 से 1976 तक चली थी। और इस कल्चरल रेवोल्यूशन में बेसिकली ये था कि जो लोग सीसीपी के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे, जैसे कि नेशनलिस्ट, जो कि कैंग माओ टेंग नाम था उसका, सीसीपी के ख़िलाफ़ जो लोग थे जो कि नेशनलिस्ट थे, उन्होंने सीसीपी के ख़िलाफ़ वो हुए, और उस टाइम काफ़ी लड़ाई हुई, ब्लड शेड हुआ, उन ईयर्स में फेमाइन भी आया था और ये सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन सीसीपी ही जीता था उस दफ़ा भी। तो ये सॉर्ट ऑफ चाइना की इनिशियल हिस्ट्री है, इनिशियल उसकी सिचुएशन है। खैर, चाइना 1949 में कायम हुआ था, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशंस आई थी उसकी। एक 1954 में आई है, दूसरी 1975 में आई है, तीसरी 1978 में आई है और चौथी 1982 में आई है। अच्छा, अब चौथी कॉन्स्टिट्यूशन लाने के बाद इनको ख्याल आया है कि हम एक ही कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं रख लेते। हम जब भी हमें कुछ उस एक कॉन्स्टिट्यूशन में ख़राब लगता है तो हम सारी कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों चेंज करते हैं। तो 1982 में इन्होंने डिसाइड किया कि अब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होगी, अब यही रहेगी, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना होगा तो 5 ईयर्स बाद इसका रिव्यू किया जाएगा, और उसमें 5 ईयर्स बाद जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया जाएगा अगर कुछ करना होगा। इसके अलावा चाइना जो है, हमने सुना है कि चाइना जो है सारा कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, और उसमें है 1 पार्टी सिस्टम। तो अब चाइना की गवर्नमेंट को समझने के लिए, उसके पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए 3 पॉइंट्स हैं इसमें। एक है उसकी गवर्नमेंट, जिसको कहते हैं स्टेट काउंसिल। स्टेट काउंसिल इज़ बेसिकली द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा है नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना, एंड द थर्ड इज़ सीसीपी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है। अब सबसे पहले स्टेट काउंसिल को मैं डिस्कस कर रही हूँ। जिस तरह हमारी कंट्रीज़ में एक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, चाइना में जो स्टेट काउंसिल है वो है हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट। मतलब एक बंदा जो है वो गवर्नमेंट का हेड नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो उन ग्रुप ऑफ पीपल में से एक बंदा जो सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंट करता है कि मैं हूँ, मतलब दुनिया को रिप्रेजेंट करता है कि आई एम एट द लीडिंग पोजीशन। जिस तरह चाइनीज़ जो अभी हैं वो हैं जी जिनपिंग, जो है चाइना की हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है, वो बेसिकली स्टेट काउंसिल। फिर आती है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाइना दुनिया की सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है। तो इस तरह जो इसकी जो कांग्रेस है, नेशनल पीपल कांग्रेस, वो भी ह्यूज है। उसके टोटल मेंबर्स हैं 2980 मेंबर्स हैं नेशनल पीपल कांग्रेस के। लेकिन उस कांग्रेस के 2300 जो मेंबर्स हैं वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। तो और जो 680 मेंबर्स रह जाते हैं वो डिफरेंट पार्टीज़ के मेंबर हैं, लेकिन वो सॉर्ट ऑफ एज एन अपोजिशन एक्ट नहीं कर रहे। दे आर जस्ट देयर फॉर गिविंग अ डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन।
ठीक है। तो बेसिकली चाइना के पास कोई पॉलिटिकल अपोजिशन नहीं है। उसकी जो कांग्रेस है, उसकी जो पार्लियामेंट है, उसके जो 2/3 हिस्सा है वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, और उसका जो बाकी का हिस्सा है वो भी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ लॉयल है। वो बस ओपिनियन, अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से उनसे डिफरेंट है, लेकिन वो उनके ऑपोजिशन नहीं है। तो अब हमने ये नेशनल पीपल कांग्रेस वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया है। अब इसमें थर्ड पॉइंट है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है सारी इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट को वर्क कर रही है। तो वो वर्क कैसे कर रही है वो मैं अभी बताऊंगी। पहले देखना पड़ेगा कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। इसकी ऑर्गेनाइजेशन एक पिरामिड की तरह है। उस पिरामिड के 5 स्टेप्स हैं। अब जो सबसे एंड वाला स्टेप है वो है ग्रास लेवल वाला जो स्टेप है, उसमें टोटल है 92 मिलियन मेंबर्स हैं। वही अगेन बात, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो, और उसकी और है भी सिर्फ एक पार्टी है जिसको लोग सपोर्ट करते हैं मेजॉरिटी में। तो ये 92 मिलियन मेंबर्स जो है बेसिकली लोकल इलेक्शंस से जो है इलेक्ट होके आते हैं। फिर ये जो 92 मिलियन मेंबर्स हैं इनमें से 2300 डेलीगेट्स सिलेक्ट होते हैं जो कि नेशनल पीपल कांग्रेस में जाते हैं, जो कि वो 2/3 मेजॉरिटी है जो तो 2300 डेलीगेट्स जो नेशनल कांग्रेस से थे उससे फिर सीसीबी में एक आती है सेंट्रल कमेटी। तो 2300 में से 380 लोग जो हैं सेंट्रल कमेटी में सिलेक्ट होके आते हैं, और फिर उसके बाद ऊपर आता है पॉलिट ब्यूरो जिसमें 24 लोग आते हैं आउट ऑफ 380 मेंबर्स ऑफ सेंट्रल कमेटी। अब जो ये पॉलिट ब्यूरो है ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट